नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी। आज हम सामाजिक व्यवस्था के आवश्यक तत्व और सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न स्तर कौन से हैं, इससे संबंधित अध्ययन करने जा रहे हैं। एक बात मुझे आप लोगों को क्लियर करनी थी। मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जो हमारे न्यू टाइप के प्रश्न आएंगे वो कहाँ से आएंगे। तो मैं आपकी सूचनार्थ बता दूं कि जो आपका कोर्स, जो आपके टॉपिक्स हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, और जो सिलेबस में आपका पाठ्यक्रम है, उन्हीं चैप्टर्स के अंतर्गत ये न्यू टाइप के प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। ये 2 लाइन के होते हैं और 1 लाइन के होते हैं। अधिकतम 20 शब्दों में लिखिए और अधिकतम 40 शब्दों में लिखिए। ये न्यू टाइप के प्रश्न आपके आते हैं और इन चैप्टर्स में से ही आते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें आपको विस्तार से मैंने बताया था कि हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कितने नंबर के कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कृपया करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और फिर भी अगर कोई आपके मन में जिज्ञासा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं सामाजिक व्यवस्था के आवश्यक तत्व। सामाजिक व्यवस्था के निर्णायक तत्व क्या हैं, इस बात को लेकर चार्ल्स लूमिस एवं पार्सन्स के विचारों में भिन्नता है। दोनों ही विद्वानों के विचार एक दूसरे से भिन्न हैं, चार्ल्स लूमिस और पार्सन के विचार। चार्ल्स लूमिस ने सामाजिक व्यवस्था के 3 तत्वों का उल्लेख किया है। उन तत्वों की जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। चार्ल्स लूमिस ने विश्वास एवं ज्ञान, भावनाएं, आवश्यकताएं एवं लक्ष्य एवं उद्देश्य, आदर्श, नियम, परिस्थिति, भूमिका, शक्ति या सत्ता, मान्यताएं और सुविधाएं, इन तत्वों का उल्लेख किया है। और इन तत्वों को अब मैं आपको एक एक करके बताने जा रही हूँ। सबसे पहले विश्वास एवं ज्ञान। समाज व्यवस्था का ज्ञान एवं विश्वास पर ही आधारित होती है। जो समाज व्यवस्था होती है वो ज्ञान और विश्वास पर आधारित होती है। इनके आधार पर ही सामाजिक व्यवहारों में एकरूपता, स्थिरता, निश्चितता का विकास होता है। भावनाएं मानव को सामाजिक संबंधों के निर्माण करने की प्रेरणा देती है। भावनाओं के कारण ही व्यक्ति पारिवारिक, वैवाहिक एवं मित्रता के संबंध स्थापित करता है। आवश्यकताएं, लक्ष्य एवं उद्देश्य। प्रत्येक समाज व्यवस्था का जन्म मानव की किसी न किसी आवश्यकता, उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति के कारण होता है। आदर्श नियम। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण विभिन्न इकाइयों के पारस्परिक संबंधों एवं क्रियाशीलता से होता है। इकाइयों के पारस्परिक संबंधों का नियमन करने और उन्हें क्रियाशील बनाए रखने के लिए आदर्श नियमों का सहारा लिया जाता है। परिस्थिति, स्टेटस। प्रत्येक व्यक्ति का समूह तथा समाज में जो स्थान होता है उसे उसकी परिस्थिति कहते हैं। विभिन्न परिस्थितियों के क्रमबद्ध योग से ही समाज व्यवस्था का निर्माण होता है। भूमिका। प्रत्येक परिस्थिति से संबंधित कोई ना कोई भूमिका ज़रूर होती है। अभी ये चैप्टर मुझे आपको पढ़ाना है, परिस्थिति एवं भूमिका वाला, तब आप इसे अच्छी तरह इस अवधारणा को समझ जाएंगे। भूमिका के संबंध में बता रही हूँ आपको। भूमिका सामाजिक व्यवस्था के सफल संचालन के लिए व्यक्तियों को भूमिका का उचित निर्वाह करना अति आवश्यक है। शक्ति या सत्ता। सामाजिक व्यवस्था की इकाइयों में तनाव और असमंजस्य को दूर करने एवं इकाइयों पर नियंत्रण रखने के लिए शक्ति एवं सत्ता की आवश्यकता होती है। मान्यताएं। समाज द्वारा मानव व्यवहार ही सामाजिक व्यवस्था के अंग माने जाते हैं। सुविधाएं। समाज द्वारा मान्य व्यवहार ही सामाजिक व्यवस्था के अंग माने जाते हैं। सुविधाएं। समाज व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए जहां एक और इकाइयों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, तो वहीं दूसरी ओर सुविधाएं प्रदान करना भी समाज में ज़रूरी होता है। ये जो तत्व अभी आपको मैंने बताए, जिनकी मैंने आपको व्याख्या की, वह चार्ल्स लूमिस ने बताए हैं। अब हम पार्सन ने सामाजिक व्यवस्था के जो तत्व बताए हैं उनके संबंध में जानेंगे। पार्सन ने सामाजिक व्यवस्था की संरचनात्मक एवं संस्थात्मक 2 पक्षों का उल्लेख किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सामाजिक व्यवस्था का संरचनात्मक पक्ष। इसके अंतर्गत वह तत्व आते हैं
संरचनात्मक पक्ष में जो सामाजिक व्यवस्था की संरचना का निर्माण करते हैं वे इस प्रकार हैं। नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी के आधार पर समाज में व्यक्तियों को कुछ परिस्थितियां एवं भूमिकाएं प्राप्त होती हैं जिनका संबंध प्रमुखता परिवार एवं विवाह से होता है। नातेदारी से प्राप्त परिस्थितियां प्रदत्त प्रकार की होती हैं। ऐसी परिस्थितियों के कारण समाज में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, संघर्ष पैदा नहीं हो पाते। सामाजिक स्तरीकरण। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में स्तरीकरण पाया जाता है। इसके आधार पर लोगों में उच्चता एवं निम्नता के क्रम में रखा जाता है लोगों को सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर, और उसी के अनुसार उन्हें अधिकार और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। स्तरीकरण की उचित व्यवस्था लोगों को अपने दायित्वों के निर्वाह की प्रेरणा देती हैं। शक्ति व्यवस्था। शक्ति व्यवस्था समाज में एकता, संतुलन, नियंत्रण बनाए रखने तथा संघर्ष को टालने के लिए आवश्यक है। सामाजिक मूल्यों का एकीकरण। सामाजिक मूल्य ही व्यक्ति के व्यवहार को उचित एवं अनुचित घोषित करते हैं, लोगों के व्यवहारों में समानता कायम करते हैं तथा समाज व्यवस्था को संगठित रखते हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वह है सामाजिक व्यवस्था का संस्थात्मक पक्ष। सामाजिक व्यवस्था का संस्थात्मक पक्ष। इसके अंतर्गत मैं आपको 3 तत्व बताऊंगी: संबंधात्मक संस्थाएं, नियामक संस्थाएं और सांस्कृतिक संस्थाएं। ध्यान दीजिए, सामाजिक मूल्यों का एकीकरण, इसके बाद यहाँ ये टाइप नहीं हुआ है, सामाजिक व्यवस्था का संस्थात्मक पक्ष। सामाजिक व्यवस्था के संस्थात्मक पक्ष के तत्व। पार्सन ने सामाजिक व्यवस्था के संस्थात्मक पक्ष के जिन 3 तत्वों का उल्लेख किया है वे इस प्रकार है। संबंधात्मक संस्थाएं। ये संस्थाएं कर्ताओं के पदों एवं भूमिकाओं की व्याख्या तथा उनके पारस्परिक संबंधों को तय करती हैं। उदाहरण के रूप में विवाह संस्था पति पत्नी का पद व भूमिका तय करने के साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों को भी बताती है। नियामक संस्थाएं। ये संस्थाएं व्यक्ति के स्वार्थों पर नियंत्रण रखती हैं, साथ ही उसे सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। दंड एवं पुरस्कार की संस्थाएं इसी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। सांस्कृतिक संस्थाएं। इनका संबंध व्यक्ति से न होकर समूह अथवा संपूर्ण समाज से होता है। धर्म, विश्वास, प्रतीक, सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित संस्थाएं इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न स्तर। किंग्सले डेविस ने लक्ष्यों के एकीकरण के आधार पर सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों का उल्लेख किया है। समाज व्यवस्था में अनेक कर्ता होते हैं, कर्ता व जो क्रिया करते हैं, अतः उनके उद्देश्य एवं साधन भिन्न भिन्न होते हैं। समाज व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे विभिन्न कर्ताओं के लक्ष्यों एवं साधनों में तालमेल एवं एकीकरण किस प्रकार स्थापित करती है। लक्ष्यों एवं साधनों का एकीकरण विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। लक्ष्यों के एकीकरण के स्तरों को ही सामाजिक व्यवस्था के स्तर माना गया है। डेविस ने सामाजिक व्यवस्था के 3 स्तरों का उल्लेख किया है। डेविस ने सामाजिक व्यवस्था के 3 स्तरों का उल्लेख किया है। पहला प्राविधिक आर्थिक एकीकरण का स्तर, दूसरा राजनीतिक वैधानिक एकीकरण का स्तर और तीसरा धार्मिक सांस्कृतिक एकीकरण का स्तर। अब हम इन तीनों स्तरों के संबंध में जान लें। प्राविधिक आर्थिक एकीकरण का स्तर। प्रविधि से हमारा तात्पर्य उन विधियों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्यों की पूर्ति करता है। प्रविधि में प्रमुख रूप से यंत्रों को गिना जाता है। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति फावड़ा खरीदकर श्रम करता है और पैसा कमाता है, या नई उस्तरा खरीदकर दाढ़ी बनाता है और पैसा कमाता है। फावड़ा व उस्तरा खरीदना लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये तो व्यक्ति की अन्य आवश्यकताओं एवं लक्ष्यों जैसे अन्य आवश्यकताएं और लक्ष्य जैसे भोजन, वस्त्र, मकान आदि को प्राप्त करने के साधन हैं।
प्राविधिक एकीकरण में व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुर्लभ एवं सीमित साधनों का कुशलता से उपयोग करता है। व्यक्ति सीमित साधनों द्वारा अत्यधिक लक्ष्यों की पूर्ति करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार आर्थिक क्रिया भी तकनीकी क्रिया की भांति तर्कपूर्ण होती है। इस प्रकार आर्थिक व्यवहार में कर्ता के विभिन्न लक्ष्य व्यवस्थित रूप से परस्पर संबंधित होते हैं और जीवन के ये लक्ष्य असीमित होते हैं, किंतु साधनों की सीमितता तथा संबंधों के आदान प्रदान द्वारा ये सदैव सीमित हो जाते हैं। समाज में विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के लक्ष्य जब परस्पर प्रतियोगी होते हैं तो एक दूसरे पर नियंत्रण लादने की कोशिश करते हैं और कभी कभी धोखाधड़ी भी करते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे को साधन के रूप में प्रयुक्त भी करते हैं, काम में लेते हैं एक दूसरे को साधन के रूप में। ऐसी स्थिति में वस्तुओं का समुचित वितरण नहीं हो पाता और समाज में अव्यवस्था फैलती है और युद्ध जैसी स्थिति भी कई बार बन जाती है। और इस स्थिति से मुक्ति पाने एवं समाज में व्यवस्था और नियंत्रण बनाए रखने के लिए राजनीतिक, वैधानिक एवं धार्मिक नैतिक व्यवस्थाएं पनपती हैं। लक्ष्यों का राजनीतिक वैधानिक एकीकरण का स्तर। समाज में आर्थिक नियंत्रण एवं नियमन का कार्य शासकों या सत्ताधारियों द्वारा किया जाता है। सत्ता के अभाव में सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। जब दो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए झगड़ते हैं तो सत्ता का अधिकारी ही उनके आपस में मामले को निपटाता है। सरकार ही नियम बनाती है, उन्हें लागू करती है और उन नियमों को ना मानने वालों को दंड देती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सदैव नियमों का पालन दंड के भय के कारण ही किया जाता है। वास्तविक स्थिति ये है कि समाज के आदर्श नियमों जैसे जनरीतियों एवं लोकाचारों का पालन करना लोगों की स्वाभाविक आदत बन जाती है और इसी आधार पर कानूनों की भी पालना की जाती है। इस प्रकार राजनीतिक और वैधानिक एकीकरण के स्तर पर समाज व्यवस्था कभी कभी क्रूर एवं अत्याचारी व्यक्ति के अधीन भी हो सकती है, किंतु अधिक समय तक ये सामाजिक आदर्शों की अवहेलना नहीं कर सकता। इसके पीछे नैतिक व धार्मिक मूल्य भी होते हैं। अब हम उन्हीं नैतिक एवं धार्मिक मूल्यों के बारे में जानेंगे। लक्ष्यों का धार्मिक नैतिक एकीकरण। समाज के सदस्यों में आर्थिक एवं राजनीतिक लक्ष्यों में प्रतियोगिता पाई जाती है, किंतु धार्मिक नैतिक लक्ष्यों में कोई प्रतियोगिता नहीं होती। इसका कारण ये है कि इसमें ऐसे लक्ष्य सम्मिलित होते हैं जिनमें संपूर्ण समुदाय भाग लेता है और ये संपूर्ण समुदाय के भविष्य की ओर संकेत करते हैं। ये लक्ष्य लोकाचारों के अनुरूप होते हैं। उनका संबंध समूह व्यवहार से होता है। लोकाचार ही ये बताते हैं कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। ये अच्छे बुरे में भेद करते हैं, दूसरों के कार्यों के बारे में अपना निर्णय देते हैं। उदाहरण के रूप में लोकाचारों द्वारा अंतर्जातीय विवाह को उचित नहीं माना जाता तो व्यक्ति स्वयं तो ऐसा नहीं करेगा, वह पर दूसरों व्यक्तियों को भी ऐसा करने से रोकेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले के लिए दंड की व्यवस्था होती है। लोग भूखे प्यासे रहकर भी सामूहिक सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको कि नैतिक एवं धार्मिक लक्ष्य संपूर्ण समाज के लक्ष्य होते हैं जिनके लिए कोई प्रतियोगिता नहीं होती और जिन्हें प्राप्त करने एवं बनाए रखने के लिए व्यक्ति हर संभव बलिदान देने को तैयार होते हैं। ये लक्ष्य अपने आप में अंतिम होते हैं। कोई भी लक्ष्य इनसे ऊंचा या श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ये स्वयं मूल्यवान लक्ष्य होते हैं और वे किसी अन्य लक्ष्य के साधन मात्र नहीं होते, वरन अन्य लक्ष्य इनके अधीन होते हैं। धार्मिक नैतिक लक्ष्य समाज के सदस्यों के सामान्य अंतिम लक्ष्य कहे जा सकते हैं। अभी जो मैंने आपको लक्ष्यों के ये 3 स्तरों के बारे में बताया, उससे स्पष्ट है कि समाज की प्रमुख संस्थाओं की व्यवस्था को हम उनके कार्यों तथा उनके तत्वों के संगठन के दृष्टिकोण से ही समझ सकते हैं। डेविस का मत है कि प्राविधिक आर्थिक स्तर समाज के धरातल पर, राजनीतिक वैधानिक स्तर मध्य में और धार्मिक नैतिक स्तर समाज के सर्वोच्च शिखर पर है, जिनका स्थायी महत्व होता है। धन्यवाद।